हेलो इंजीनियर्स। तो आज हम करने जा रहे हैं एमसीक्यू करेंगे यूनिट 1 फिजिक्स के। हमारे पास जो भी इंजीनियरिंग फिजिक्स है ना, उसकी यूनिट 1 जो है हमारे पास, उसके हम करने जा रहे हैं एमसीक्यूज। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं, इसको आप कर लेंगे तो आपके आने वाले एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि मैं इस तरीके से और भी डालूंगा। पूरी 5 यूनिट के डालेंगे हम पूरे, तो आपको मिल जाएंगे। सब्सक्राइब कर देना। और अगर इस वीडियो पे 100 लाइक हो जाती हैं तो दूसरे सब्जेक्ट के भी हम डालेंगे। तो देखिए हमारे पास पहला क्वेश्चन है, who derived the space and time transformation equation to maintain the invariance of Maxwell's equation of electromagnetism। तो हमारे पास स्पेस और टाइम ट्रांसफॉर्मेशन की इक्वेशन किसने दी थी? वो दी थी हमें लॉरेंज ने। ये तो आप सभी जानते होंगे, कॉमन सा क्वेश्चन था। लेकिन इसी तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि लास्ट में उसने मैक्सवेल इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का जिक्र किया, तो बच्चे थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन सिंपल है, जो आपने नॉर्मल पढ़ रखा है उसी को अप्लाई कर दीजिए, ज़्यादा कुछ नहीं करना होता। A beam of light moves towards right with speed c. If the earth also moves towards right with speed c, then the speed of beam of light related to the earth will be। देखो हमारे पास चाहे कोई भी मीडियम हो, हम चाहे किसी भी रिलेटिव पोजीशन में हो, किसी भी हम फ्रेम में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि आइंस्टाइन ने, आपको मालूम हो, क्या कहा था कि स्पीड ऑफ लाइट हमेशा कांस्टेंट रहती है, किसी भी मीडियम में, किसी भी फ्रेम में कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो हमारे पास क्या रहेगी इसकी ऑप्शन? हमारे पास पहला था सी प्लस बी, सी माइनस बी, सी रूट सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आपको मालूम है कि लाइट की स्पीड कितनी रहती है? सी। तो क्या रहेगी? सी ही रहेगी हमारे पास। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है। थर्ड क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी द लेंथ ऑफ द रॉड इन मोशन। देखिए हमारे पास हमने पढ़ रखा है, लेंथ का आपके पास होता है L इक्वल्स टू एल नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। यानी जैसे ही वेलोसिटी बढ़ेगी तो हमारे पास लेंथ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। यानी हमारे पास लेंथ जो है वो घट जाती है जैसे ही हमारे पास वेलोसिटी बढ़ती है। तो अगर वेलोसिटी बढ़ती है तो लेंथ घट जाती है, इसीलिए हमारे पास जैसे ही स्पीड आ रही है तो रॉड की लेंथ कम हो जाएगी। तो इसमें आएगा इज लेस देन इट्स रेस्ट लेंथ। हमारे पास ऑप्शन थे सेम, मोर, डिपेंडिंग अपॉन स्पीड ऑफ रॉड। डिपेंडिंग तो है, देखो बच्चों को यहाँ कन्फ्यूजन हो जाता है कि डिपेंडिंग अपॉन स्पीड ऑफ रॉड भी हो सकता है, लेकिन हमें क्लियर देना है कि क्या छोटी होगी या बड़ी होगी। अगर हम डिपेंड कर देते हैं तो डिपेंडिंग का मतलब क्या है? अगर हम रॉड को स्लो चलाएं तो क्या बढ़ जाएगी लेंथ? नहीं, हमारे पास यही बोलना पड़ेगा कि स्पीड अगर बढ़ रही है तो लेंथ घट जाएगी। हमें क्लियर देना है उसे आंसर, ठीक है? इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। अब हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज नॉट रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, फेज ऑफ वेव, टाइम इंटरवल इन टू इवेंट्स, स्पेस इंटरवल बिटवीन टू इवेंट्स। देखिए इसमें हमसे कहा है कौन सी इनवेरिएंट है, नॉट रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट। कौन है? इनवेरिएंट नहीं है। देखिए हमारे पास वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, लाइट की वेलोसिटी वैक्यूम में हो या कुछ भी हो वो तो सेम ही रहती है। फेज ऑफ वेव, वेव का फेज भी इक्वल रहता है। टाइम इंटरवल इन टू इवेंट्स, हमारे पास टाइम चेंज हो जाता है, टाइम इंटरवल चेंज होता है ना, टाइम डिलेशन पढ़ा है आपने, तो ये हमारे पास इनवेरिएंट नहीं है। अब फिफ्थ क्वेश्चन, लेंथ ऑफ अ रॉड विल बी मिनिमम इन द फ्रेम। रॉड की लेंथ मिनिमम होगी, तो अभी मैंने बताया आपको कि L इक्वल्स टू एल नॉट रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर होता है। तो इस हिसाब से हमारे पास जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतनी कम हमारे पास रॉड की लेंथ होगी। स्पीड के साथ लेंथ घटती हमें दिखती है, तो उसी हिसाब से हमारी जितनी ज़्यादा स्पीड होगी, देखिए रेस्ट पे तो नॉर्मल रहेगी जो रहती है। मूविंग विद वेलोसिटी c/2। अब इसमें ये देख लेंगे, जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा हो, स्पीड ज़्यादा, तो हमारे पास लेंथ कम। तो c/2, c/4, c सबसे बड़ी क्या है? c। स्पीड c सबसे बड़ी है। यहाँ पे जब मैं c पुट कर दूंगा v की जगह, c स्क्वायर v स्क्वायर, तो देखिए c स्क्वायर से c स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। 1 माइनस 1 0, 0 इंटू एल नॉट 0 हो गई या नहीं? तो हमारे पास जब लाइट की स्पीड से जितनी ज़्यादा स्पीड उतनी छोटी, तो आपको इसमें कुछ नहीं करना, जितनी स्पीड ज़्यादा दिखे उसी को टिक लगा देना है। अब अगला देखिए सिक्स्थ क्वेश्चन, मैक्सवेल्स इक्वेशन आर इनवेरिएंट अंडर। तो अभी हमने पढ़ा था मैक्सवेल इक्वेशंस को, फर्स्ट ही क्वेश्चन था कि किसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की जो इक्वेशंस थी मैक्सवेल्स की, उसको किसने अपोज किया था या किसने इनवेरिएंट किया था? तो वो था हमारा लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन ने उसको किया था। अब देखिए, माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ ईथर इज बेस्ड अपॉन द फिनोमिनन ऑफ।
तो हमारे पास माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट जो था उसमें आपने देखा हो इस तरीके से लाइट जाती है फिर वापस आती है, तो उसमें क्या होता है हमारे पास इंटरफेरेंस फॉर्म होती है, तो रिफ्लेक्शन नहीं है, रिफ्लेक्शन तो ऊपर होगा, बच्चों को कन्फ्यूजन ही हो जाता है ऊपर रिफ्लेक्शन हो गया है तो रिफ्लेक्शन होगा क्या, लेकिन मेन पर्पज किस पे चल रहा है हमारा माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट, मेन किस पे है, तो मेन हमारे पास इंटरफेरेंस पे है। कन्फ्यूज नहीं होना है, वहाँ बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि वहाँ पे तो रिफ्लेक्शन भी हो रहा है पीछे से, जब लाइट हमारे पास जब इस तरीके से कोई ऑब्जेक्ट स्ट्राइक कर रहा है या लाइट रे स्ट्राइक कर रही है तो उसमें फिर बच्चों को रिफ्लेक्शन दिखता है, गलत है। ठीक है, बिल्कुल क्लियर, जिस पे मेन चल रहा है वो हमें बताना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज नॉट वैलिड इन जनरल अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कौन सा हमारे पास सही नहीं है, एफ इक्वल्स टू एम ई, क्योंकि मास कांस्टेंट नहीं है, सही है कि नहीं, मास कांस्टेंट नहीं है तो वो हमारे पास वैलिड नहीं है। व्हेन अ मटेरियल पार्टिकल ऑफ मास एम नॉट अटेन स्पीड सी इट्स मास बिकम्स, देखो हमारे पास कोई भी हमारे पास मास जो होगा, मास का हमारे पास होता है एम नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अगर हमारे पास स्पीड जो है वो सी अटेन कर ली तो यहाँ पर सी हो जाएगा, सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर कैंसिल आउट, 1 माइनस 1 ये 1 आएगा, 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, जीरो से किसी को भी डिवाइड करें तो हमारे पास क्या हो जाता है इन्फिनिटी, यानी कि किसी हमारे पास कोई भी मास इन्फिनिटी हो जाएगा अगर उसकी स्पीड कितनी हो जाती है, लाइट की स्पीड के बराबर हो जाती है। तो अब देखिए 10th क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 10th क्वेश्चन, इन रिलेटिविटी न्यूटन सेकंड लॉ एफ इक्वल्स टू एम ए ऑफ motion heads under all circumstances when velocity and acceleration are perpendicular, when velocity and acceleration are parallel under no circumstances। तो इसका हमें मालूम है जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर होते हैं तब हमारे पास न्यूटन के सेकंड लॉ में एफ इक्वल्स टू एम ए हेल्ड करता है। अब 11th क्वेश्चन है हमारे पास, इफ the speed of a meter stick moving at a relativistic speed parallel to its length is doubled, then length of the rod will be। देखो हमारे पास अगर स्पीड बढ़ रही है, स्पीड बढ़ने से हमने पढ़ा है कि जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी वैसे हमारे पास रॉड की लेंथ क्या होगी, कम होती जाएगी। जैसे अभी हमने पढ़ा था सबसे ज़्यादा स्पीड होगी उस टाइम पे सबसे कम, जैसे सी हमारे पास लाइट की स्पीड हो जाए तो रॉड की लेंथ नेगलेक्ट खत्म, जीरो दिखेगी नहीं। अब हमारे पास ये बिकम्स हाफ ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू, बिकम्स ट्वाइस द ओरिजिनल वैल्यू। देखो इसको हम एग्जैक्ट नहीं बोल सकते कितनी होगी, लेकिन हमें इतना मालूम है कि डिक्रीज हो जाएगी, तो हमारे पास क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। नॉर्मल सा क्वेश्चन था, बच्चे इसमें कन्फ्यूज होते हैं, ट्वाइस हो जाएगी, कम होनी है ये मालूम है, हाफ तो नहीं हो जाएगी। ठीक है, तो डिक्रीज होगी। अगर आपको हाफ चेक करना है तो आप फॉर्मूले में लिख कर पुट कर सकते हैं। इसमें कहा लेंथ अगर डबल हो जाए, इट्स लेंथ इज डबल्ड देन द लेंथ ऑफ द रॉड विल बी, तो उसको आप चेक कर सकते हो इस फॉर्मूले में पुट करके, एल नॉट इंटू 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर में इसमें पुट करके चेक कर लेना, हो जाए। अब हमारे पास आते हैं 12th क्वेश्चन, द फेमस रिलेशन ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी विच शोज मास इज कन्वर्टेबल इनटू एनर्जी एंड वाइस वर्सा इज। तो ये तो सबसे फेमस इक्वेशन है आइंस्टाइन इक्वेशन, ई इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, जो रिलेटिविटी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की है। मुझे नहीं लगता कोई बच्चा इसको गलत कर सकता है, तो ये हमारे पास हो गया ई इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, बिल्कुल सही। कोई दिक्कत किसी को हो तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, सॉल्यूशन ढूंढ लेंगे, कोई परेशानी तो होगी नहीं। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो अगर आपको किसी और टॉपिक पे भी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ बताना, ठीक है, सारे टॉपिक्स पे डाल देंगे, किसी और सब्जेक्ट से रिलेटेड या कहीं पर भी, कि इसके एमसीक्यू और डाल दीजिए, इस यूनिट के डाल दीजिए, या इस चैप्टर के डाल दीजिए, या उस सब्जेक्ट के डाल दीजिए, तो देख लेंगे। कैलकुलेट द अपेरेंट लेंथ ऑफ अ मीटर रॉड व्हेन इट इज कैरिड इन अ रॉकेट एट अ स्पीड ऑफ 2.8 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हमें अपेरेंट लेंथ निकालनी है मीटर रॉड की, जबकि उसको अ मीटर रॉड मतलब उसकी हमें एल नॉट दे रखी है कितनी, 1 मीटर। स्पीड यानी v हमें गिवन है कितनी, 2.8 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हमें निकालनी है उसकी अपेरेंट लेंथ, तो लेंथ का फॉर्मूला होता है L इक्वल्स टू एल नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, तो एल नॉट यहाँ 1 हो जाएगा, 1 माइनस v की जगह पे मैं 2.8 इंटू 10⁸ पुट कर दूंगा उसका स्क्वायर, और नीचे c का आपको मालूम है 3 इंटू 10⁸। इसको सॉल्व करके आपको आंसर मिलेगा 0.359। सॉल्व तो आप कर सकते हैं, नॉर्मल से क्वेश्चन है और एमसीक्यू बेस्ड है, तो हो सकता है आपको इससे फ़ायदा मिले,
और हो सकता है नुकसान भी मिले, क्योंकि किसी ने अभी देखा नहीं है उसको। तो हम कोशिश करेंगे कि फ़ायदा मिले, ऐसा ही सोच के चलते हैं अभी तो, कि अच्छे क्वेश्चन ही आएंगे, क्योंकि एमसीक्यू में ज़्यादा टफ डाल भी नहीं सकते, उन्होंने टाइम भी कम दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 14, व्हेन काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज जीरो देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रिलेटिव टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज। तो हमारे पास देखिए एच म्यू इक्वल्स टू एच म्यू नॉट, वो वी नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एच म्यू इक्वल्स टू एच म्यू नॉट। तो हमारे पास एच से एच यहाँ कैंसिल आउट, क्योंकि हमें दे रखा है कि काइनेटिक मैक्स जीरो है, तो यहाँ जीरो रख दूँ, कोई फर्क पड़ता है क्या उससे? ये हमारे पास स्टैंडर्ड होता है, एच म्यू इक्वल्स टू एच म्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी अगर हमारे पास जीरो है तो एच म्यू इक्वल्स टू एच म्यू नॉट हो गया, एच से एच कैंसिल आउट, तो वी इक्वल्स टू वी नॉट। तो हमारे पास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। समझ में आया सभी को? एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज दैट फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दैट फ्रेम इन विच फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन वैलिड, इन विच लॉ ऑफ इनर्शिया इज वैलिड, विच इज नॉट मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोथ ए एंड बी। तो देखो हमारे पास इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो होता है जहाँ पे कि न्यूटन्स के लॉ लगते हैं। तो न्यूटन के यहाँ पर जो लॉ दे रखे हैं हम उनको लिख देंगे कि हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इन विच लॉ ऑफ इनर्शिया इज वैलिड। देखो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ही लॉ ऑफ इनर्शिया है, उसको अगर अलग अलग लिख के दे दिया तो हमारे पास क्या होगा, बोथ ए एंड बी। सही है, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल देना और अपने व्यूज़ देते रहना और लाइक कर देना, क्योंकि काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं डाली, क्योंकि सपोर्ट कम मिल रही है भाई। अब इतनी देर मेहनत करो, वीडियो पे सपोर्ट ना मिले तो फिर मन नहीं करता, सीरियसली बात ये है। तो थोड़ी सपोर्ट कीजिए जिससे मन करे और आप जो चाहें वो मिल सके। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ट्रीट्स प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हमारे पास किस तरीके की प्रॉब्लम्स को करता है, तो हमारे पास स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे है, क्योंकि उसमें हमारे पास बात क्या होती है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो आइंस्टाइन ने दी थी वो हमें किस पे दी थी, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 17, अकॉर्डिंग टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी विच वन इज नॉट एन एब्सोल्यूट क्वांटिटी। तो हमारे पास इसमें ऑप्शन है कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के हिसाब से कौन सी क्वांटिटी एब्सोल्यूट नहीं है, टाइम, मास, हाइट, बोथ ए एंड बी। तो देखो हमारे पास टाइम डिलेशन पढ़ा है हमने, जैसे जैसे हमारे पास मूविंग क्लॉक का टाइम जो है, जो क्लॉक मूव कर रही है, मोशन में है, उसका टाइम स्लो चलता है। मास का हमने पढ़ा है m इक्वल्स टू एम नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, यानी जब हमारी v चेंज होगी तो मास भी चेंज हो जाएगा, तो मास भी कांस्टेंट नहीं है। तो हमारे पास दोनों बोथ ए एंड बी, ये दोनों ही हमारे पास कांस्टेंट नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं, अर्थ कैन बी कंसीडर्ड एज। तो हमारे लिए देखो अर्थ को हम क्या मान सकते हैं, ऐसे नहीं है कि अर्थ इनर्शियल फ्रेम है, क्योंकि हमें मालूम ही नहीं है पूरे यूनिवर्स में कि इनर्शियल फ्रेम है कौन सा, या कौन मोशन में नहीं है, कौन रेस्ट पर है जिसके चारों तरफ सब घूम रहे हैं, जिसको हम मोशन, जिसके थ्रू हम रिलेटिव मोशन दूसरों का नाप सकें। तो हम क्या करते हैं, फिर किसी को भी हम इनर्शियल फ्रेम मान लेते हैं। हम अर्थ पे रहते हैं तो हम अपने हिसाब से अर्थ को इनर्शियल फ्रेम मान लेते हैं और उसके हिसाब से सबका मोशन हम ऑब्जर्व करते हैं। तो हमारे लिए अर्थ किसका काम करेगी, इनर्शियल फ्रेम का। क्वेश्चन नंबर 19, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन हैपन्स ओनली। अब देखो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन कब होता है, जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, जिस डायरेक्शन में हमारे पास मोशन हो रहा है उसी डायरेक्शन में हम देखें। जैसे अगर हमारे पास एक्स एक्सिस पे मोशन हो रहा है तो हम एक्स एक्सिस पे जब देखेंगे तो हमें लेंथ कॉन्ट्रैक्शन फील होगा, लेकिन अभी मोशन हो रहा है एक्स एक्सिस में और मैं उसकी हाइट देख रहा हूँ। जैसे मान लो ऑब्जेक्ट है, ये एक्स एक्सिस में इस तरीके से जा रहा है, इसकी लेंथ है एल, लेकिन मैं तो एक्स एक्सिस में देख ही नहीं रहा, मैं इसकी हाइट को देख रहा हूँ, तो हाइट में कोई चेंज नहीं होगा ना, यानी लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। ये भी हम एक तरीके से लेंथ ले सकते हैं इसको। मान लो अगर ये रॉड ऐसे रखी है और मूव ऐसे कर रही है तो उसके लिए ये लेंथ का काम करेगी, अगर हम डायरेक्शन ऑफ मोशन में देख रहे हैं, और अगर मैं परपेंडिकुलर देखूं तो ये लेंथ का काम करेगी, लेकिन इसमें कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। तो हमें अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन लेंथ कॉन्ट्रैक्शन मालूम पड़ता है। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? होगी भी नहीं, चलो देखते हैं। इन द रिलेशन m इक्वल्स टू एम नॉट अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर द वेरिएशन ऑफ m अपॉन एम नॉट विद रेस्पेक्ट टू v अपॉन सी इज। तो हमारे पास देखिए जब हमारे पास m इक्वल्स टू एम नॉट 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर होता है तो उस कंडीशन में
जब हमारे पास कुछ देर तक तो वेलोसिटी और उसका ग्राफ जो है बिल्कुल हिलता नहीं है, नॉर्मल चलता रहता है काफ़ी टाइम तक, उसी पर रहेगा हमारे पास इनिशियल पोजीशन पे, और फिर एक साथ रैपिडली मूव करता है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। ये देखिए ये वाला जो है एक्सिस से रहेगा काफ़ी टाइम तक और फिर उसके बाद रैपिडली मूव करेगा ऊपर की तरफ, तो हमारे पास कौन सा सही है, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 21, द टोटल एनर्जी ई ऑफ अ मूविंग बॉडी अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इज। तो देखिए हमारे पास थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो होती है वो इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर भी हो सकती है, और जब काइनेटिक एनर्जी की बात हो जाए तो ई के इक्वल प्लस एम नॉट सी स्क्वायर भी हो सकती है। तो इसका देखिए हमारे पास इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर और इक्वल्स टू ई के प्लस एम नॉट सी स्क्वायर, ये दोनों ही वैलिड है, तो यानी बोथ ए एंड सी हमारे पास सही है। अगला क्वेश्चन, द टोटल एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज थ्राइस इट्स रेस्ट मास एनर्जी, फाइंड इट्स वेलोसिटी। तो हमने कहा है कि उसकी जो मास है, रेस्ट मास एनर्जी से उसकी टोटल एनर्जी कितनी है, थ्राइस है, फाइंड इट्स वेलोसिटी। तो हमारे पास एनर्जी का फॉर्मूला होता है एम सी स्क्वायर, उसके बाद हमारे पास एनर्जी थ्राइस हो गई तो उसको मैं ले सकता हूँ जब मास चेंज होगा तो 3 एम नॉट सी स्क्वायर, वो उसके इक्वल है, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल हो गया, एम इक्वल्स टू 3 एम नॉट आ गया हमारे पास। अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है मास का फॉर्मूला क्या है, एम इक्वल्स टू एम नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर विद वेलोसिटी, जब मास चेंज होता है तो हमने m इक्वल्स टू क्या निकाल रखा है, 3 एम नॉट, तो m की जगह मैंने 3 एम नॉट पुट किया, m नॉट से m नॉट कैंसिल आउट हो गया और हमारे पास आ गया अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 0.943 सी। किसी को कोई दिक्कत हुई होगी क्योंकि लाइट थोड़ी सी ऑफ हो गई थी, फिर ऑन करनी पड़ी, कोई दिक्कत नहीं, होती रहती हैं ये चीज़ें, सपोर्ट करते रहिए। इसको हो क्या रहा है, लाइट को क्या हो गया, इसे क्यों नहीं टिक रही है, चलो कोई बात नहीं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 24, ट्विन पैराडॉक्स इज बेस्ड अपॉन। ट्विन पैराडॉक्स का मतलब है कोई चीज़ हमें दो दिख जाना है एक साथ। मान लो कि कोई चीज़ बहुत तेज़ी से मूव कर रही थी, ठीक है, या फिर टाइम डिलेशन जो हमारे पास, जैसे मोशन में है, क्लॉक मोशन में, तो हमारे पास कोई चीज़ दो बार दिख जाती है। ट्विन मतलब दो बार दिख जाना, एक बार वो फास्ट मूव कर रही थी तो हमें दिख गई, जहाँ पर वो है वहाँ दिखी, और दूसरी बार हमारी आंखों को दिखता है ये दो जगह है, वो होती है एक जगह लेकिन हमें दिखता है क्योंकि टाइम डिलेशन हो जाता है, मूविंग क्लॉक जो है वो पीछे रह जाती है टाइम में। तो हमारे पास इसका क्या होगा, टाइम। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25, इसको देख लीजिए। अकॉर्डिंग टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, मास इज एब्सोल्यूट, मास इंक्रीज विद वेलोसिटी, मास डिक्रीज विद वेलोसिटी, नन ऑफ दिस। तो हमारे पास मास इंक्रीज करता है वेलोसिटी के साथ। बीच में थोड़ा इंटरप्शन हो गया था क्योंकि लाइट ऑफ हो गई थी, लाइट थोड़ी दिक्कत दे रही थी, दोबारा स्टार्ट किया। A rod has a length of 1 meter. What will be its length if it travels with a speed of 0.8 c? 0.8 c, यहाँ पे c किसको डिनोट कर रहा है, स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 × 10⁸। तो उस हिसाब से हम निकालेंगे लेंथ, कौन सी लेंथ, अपेरेंट लेंथ। एक्चुअल लेंथ हमें गिवन है, कितनी गिवन है, 1 मीटर, हमें अपेरेंट लेंथ निकालनी है। तो अपेरेंट लेंथ निकालने का फॉर्मूला होता है L = L नॉट अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो एक्चुअल लेंथ L नॉट 1 पुट कर दी, 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, 0.8 का स्क्वायर 0.64, 1 में से 0.64 माइनस किया, रूट 0.36, सॉल्व होके 0.6 मीटर आ गया। सेकंड ऑप्शन सही है, 0.6 मीटर। सिंपल था क्वेश्चन। अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, अकॉर्डिंग टू रिजल्ट्स ऑफ माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन स्पेस इज। हमारे पास माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट के हिसाब से, और देखो आइंस्टाइन ने भी कही थी, माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट से भी मालूम पड़ा, हमारे पास लाइट की वेलोसिटी क्या होती है, एक यूनिवर्सल कांस्टेंट होती है। क्योंकि अगर ईथर प्रेजेंट होता तो लाइट कहीं तो डिले करती, किसी इंटरफेरेंस में तो, लेकिन हमारे पास लाइट की स्पीड किसी भी फ्रेम में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ स्पेस में, हमारे पास क्या रहती है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है, उसकी स्पीड 3 × 10⁸ ही है। क्वेश्चन नंबर 28, विच क्वांटिटी इज इनवेरिएंट अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में हमारे पास कौन कौन सी क्वांटिटीज या कौन सी क्वांटिटी इनवेरिएंट थी।
वेलोसिटी, लेंथ, वेलोसिटी एंड लेंथ, लेंथ एंड एक्सेलरेशन। देखो लेंथ थी तो बच्चे क्या करते हैं, पहले देखा लेंथ और यही थी, लेकिन हमारे पास दो क्वांटिटी थी ना, लेंथ और एक्सेलरेशन, तो पूरे ऑप्शन ढंग से पढ़ना है। और ये हमारे पास लेंथ और एक्सेलरेशन हो गया। अब हमारे पास 28 क्वेश्चन थे, इसमें ज़्यादातर इंपॉर्टेंट चीज़ों को मैंने कवर करने की कोशिश की, जैसे कहीं पर फॉर्मूले को रिवाइज करने की भी कोशिश की। अगर कुछ रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, इन्हीं क्वेश्चंस को कर लीजिए, आपका काफ़ी अच्छा जाएगा। और प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। 100 लाइक होने पे मैं अगली वीडियो डालूंगा, और आगे की वीडियोस हम फिजिक्स की 5 यूनिट पे इस तरीके से MCQ डालेंगे। और अगर अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो दूसरे सब्जेक्ट्स को भी देख लेंगे। कमेंट कर देना दूसरे सब्जेक्ट्स के बारे में किसकी आपको चाहिए। Thank you. Press the bell icon. Thank you.